नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं सुचिता वशिष्ठ वापस से लेके आ गई हूँ आपके लिए जनरल साइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बहुत मदद करेंगे आपकी 22 अप्रैल की परीक्षा में। हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस भी चलाते हैं। किसी को अगर एनरोल करना है तो ऑफलाइन के लिए वो कांटेक्ट कर सकता है। बात रही मेरा नाम है सुचिता वशिष्ठ। मैंने सीडीएस, एफकेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं। मैं एसएसबी रिकमेंडेड हूँ सीडीएस एंट्री के लिए भोपाल से, और अभी मैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी से जुड़ी हूँ ताकि मैं आप लोगों को जनरल साइंस पढ़ा सकूँ और मेरे माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाए, जो कि बहुत खुशी की बात रहेगी। जैसा कि 22 अप्रैल आने वाली है, तो अब सबको बहुत अच्छे से तैयारी, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। अब बिल्कुल आपको लाइट नहीं लेना है, क्योंकि 22 अप्रैल इज जस्ट अप्रोचिंग। आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छे से नींद लीजिए, रिवीजन कंटिन्यू रखिए। जो क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं ऐसा नहीं आप उनको भूल जाओ। आप दोबारा वीडियोस देखो, रिवाइज करो, ताकि आपके दिमाग में वो परमानेंट बैठ जाए, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो लगभग चांसेस है कि इन्हीं के आसपास आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी क्या करना है, बस वीडियो ही देखनी है, तो आप वीडियो देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है। जिसको भी ऑफलाइन बैचेस लेने यहाँ पे, वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत ही मिनिमल फीस है आपकी 6,000 रुपीज, जिसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको ऑफलाइन गाइडेंस और कोचिंग मिलेगी। जितने भी आपके लाइव ट्यूटर्स हैं जो आपको लाइव पढ़ाते हैं, वो सभी आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। आपको खाना पीना रहना, फिजिकल ट्रेनिंग भी, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा इसी पैकेज में। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, पढ़ाई में अच्छा है, और किसी कारणवश वो नहीं पेमेंट इतना कर पा रहा, तो आप कांटेक्ट करो, आप रीच आउट करो, अपने कारण बताओ, आपको डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। पर शर्त ये है कि आप पढ़ाकू होने चाहिए हो। तो चलते हैं आज के सवालों पे। आपके साइंस के ही मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे ये, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है इन क्वेश्चंस के साथ, उनको भी आप नोट डाउन करो, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। ऐसा नहीं है, हवा में नहीं लेना उनको, क्योंकि सवाल कितने बना सकते हैं आपके एक सवाल से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको इग्नोर करना है। तो पहला सवाल, जीव के उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने? लुई पाश्चर ने, वॉन इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी, बढ़ानी है। लुईस पाश्चर ने, वॉन हेलमेट ने, रॉबर्ट हुक ने, या ऑपरिन ने? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। ब्राइटनेस बढ़ाओ, कम है, ध्यान से नहीं दिख रहा ऐसे। चश्मा टूट गया मैं। ठीक है, हाँ। तो इसका जवाब रहेगा आपका लुईस पाश्चर। हाँ, बढ़ानी बढ़ानी। कम दिख रहा है, चलो ठीक। हाँ, तो आपका इसका जवाब रहेगा आपका लुईस पाश्चर ने आपकी थ्योरी दी थी, जीव के उत्पत्ति जीव से होती है, इसके कथन का सत्यापन किसने किया था? लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने एक और चीज की आपकी खोज करी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैक्सीन बनाई थी उन्होंने। कौन सी बीमारी की वैक्सीन? आपके रेबीज की। हाँ, रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। अब रेबीज की वैक्सीन आपको पहले ही लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि आप, इलाज नहीं है ये जो रेबीज की वैक्सीन है, वो इलाज नहीं है रेबीज का। अगर आपको रेबीज हो जाता है उसके बाद वैक्सीन लगेगी तो आप, नहीं है वो इलाज, पहले लगानी पड़ती है। तो इलाज रेबीज का अभी भी ढूंढा जा रहा है।
आपके बंदर और आपके कुत्तों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसकी वैक्सीन भी किसने बनाई थी? आपके लुईस पास्चर ने। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, आपके माइक्रोबायोलॉजी के पिता। आपके हाँ, माइक्रो बायोलॉजी के पिता भी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको बोला जाता है। तो लुईस पास्चर ने आपकी जीव की उत्पत्ति जीव से होती है थ्योरी दी थी, आपके वैक्सीन बनाई थी रेबीज की, और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। चलते अगले सवाल पे। पौधे के किस भाग से कॉफी की प्राप्ति होती है? आपकी फूलों से होती है, बीजों से होती है, पत्तियों से, या फलों से? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक, हाँ, तो इसका जवाब रहेगा आपका बीजों से। आपके सीड से आपके कॉफी की प्राप्ति होती है, या आप एडवर्टीजमेंट में भी देखते हो, आपके बीन्स होती है कॉफी की, ब्राउन कलर की मोटी मोटी, वो आपके बीज रहते हैं, और उन्हीं से आपके मिक्स करके उनको पीस के या ऐसे ही आपके कॉफी बनाई जाती है। अब कॉफी का लार्जेस्ट कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा कॉफी बनती है? ब्राजील। आपका ब्राजील है ऐसा देश जो लार्जेस्ट कॉफी बनाता है। और बात रही कॉफी की, तो कॉफी में ऐसा क्या आपका तत्व पाया जाता है जो आपके दिमाग पे काम करता है, कि आपको एक्टिव बना देता है, या जो भी आपका इफेक्ट होता है आपकी ब्रेन पे, तो उसमें क्या वो चीज पाई जाती है जिससे ये पॉसिबल हो पाता है? कैफीन। हाँ, कैफीन आपका पाया जाता है आपके कॉफी में, जिससे आपके मस्तिष्क पे असर पड़ता है। कैफीन से मिलता जुलता नाम है कैसीन। हाँ, कैसीन किस में पाया जाता है आपके? जिसको पता है उसका जवाब आएगा कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कैफीन आपका कॉफी में है, वैसे कैसीन आपका किस में रहेगा? आपके दूध में रहेगा, आपके मिल्क में रहेगा। अब पौधों की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं। उसमें आपकी तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या काम आएगी? आपके फोटोसिंथेसिस में, आपके प्रकाश संश्लेषण में तीन चीजें, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपका पानी, और आपका सनलाइट। क्लोरोफिल तो पौधों के पास ही होती है, पत्तियों में होती है, तो पौधों के पास ही रहती है। और क्लोरोफिल क्या देता है आपके प्लांट को? भोजन, हरा रंग, हरा रंग देता है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। ठीक है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस के छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? ये ठोस शायद CO2 है। इसका जवाब सबका कमेंट बॉक्स में। हाँ, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस मतलब आपकी कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड गैस होती है आपकी संपीड़ित गैस, उसको छोड़ने से, या रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? तो इसका जवाब रहेगा आपका संपीड़ित गैस को छोड़ने से, आपके कंप्रेस्ड गैस से आपका कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अब आपके कमरे को ठंडा और आपके खाने को ठंडा जो चीज करता है आपका फ्रिज और AC, उसमें से ऐसा क्या निकलता है कि आपके पर्यावरण को दूषित कर सकता है? CFC, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये निकलते हैं आपके रेफ्रिजरेटर और AC से। और ये किसको ऊपर प्रभाव डालते हैं आपके पर्यावरण में? ओजोन। ये आपके ओजोन की परत पे आपके प्रभाव डालते हैं। ओजोन का सूत्र क्या रहेगा आपके? O3 रहेगा। ओजोन की माप की आपकी इकाई क्या रहेगी? डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट आपके ओजोन को मापने की इकाई है, भूलो मत ये। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उससे ओजोन याद करो, ओजोन से O3 याद करो, O3 से डॉप्सन यूनिट याद करो। अब पर्यावरण की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात कर लेते हैं। आपके ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव में आपकी गैस कौन सी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि ये कोई एक जहरीली या एक प्रदूषित गैस नहीं है, इसकी मात्रा ज्यादा होने पे ये प्रभाव नेगेटिव डालती है। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ये नहीं होगी तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। ये नहीं होगी तो आपकी धरती का तापमान इतना कम हो जाएगा कि हर जगह बर्फ होगी और आपका मानव जीवन संभव ही नहीं है। पर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है आपके पॉल्यूशन से, आपके जो पेट्रोल के जलने से, तब गड़बड़ है, क्योंकि तब धरती का तापमान बढ़ जाएगा और आपके जो ये पहाड़ है जिन पे बर्फ जमती है वो पिघलने लग जाएगी और ये क्लाइमेट चेंज पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता? तो बहुत इजी है सवाल, सबका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो इसका जवाब क्या रहेगा? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम में बता देती हूँ। ये आपका प्रिज्म होता है ऐसा कुछ, ठीक है। यहां से आपकी सफेद रोशनी डाली जाती है, सफेद रोशनी डाली जाती है, और ये मान के चलो आपकी सफेद रोशनी ही होती है हर जगह। वो जब प्रिज्म जैसी चीजों पे गिरती है, अब वो टेढ़ी होती है थोड़ी। अब इसका कारण बताओ, टेढ़ी क्यों होती है? हाँ, और फिर वापस टेढ़ी होगी और 7 रंगों में ये जाएगी। आपका टेढ़ी क्यों होगी? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका माध्यम बदल जाता है, आपके हवा के माध्यम से ये किस में कन्वर्ट हो गया? हाँ, ठोस के माध्यम में, आपके ग्लास के माध्यम में कन्वर्ट हो गया, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ये सफेद रोशनी आपके 7 रंगों में जाती है। सबसे ऊपर कौन सा रंग रहेगा आपका? लाल। सबसे ऊपर आपका रंग रहेगा लाल और सबसे नीचे बैंगनी रहेगा। अब फर्क क्या है ऊपर नीचे? मैंने बताया, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ऐसे ध्यान रखो कि जो ज्यादा मुड़ी हुई है आपकी, सबसे ज्यादा कौन सी मुड़ी हुई रहेगी? बैंगनी। हाँ, आपका लाल रंग जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण आप दूर से भी वो देख सकते हो लाल रंग। तभी आपकी ये जो डेंजर वगैरह सिग्नल है, इनका कलर क्या होता है? लाल होता है। और आपका आसमान नीला इसलिए दिखता है क्योंकि जो ब्लू कलर है, बैंगनी कलर है, इनकी वेवलेंथ होती है बहुत कम। इस वजह से ये क्या होता है? फैल जाते हैं हर जगह। तो इसका सही जवाब रहेगा, आपके प्रिज्म की वजह से आप 7 रंगों को अलग कर सकते हो। ये सेम चीज होती है आपके रेनबो में भी। आपके रेनबो कब बनता है? आपका इंद्रधनुष बनता है जब बारिश के साथ धूप भी आ रही हो, तभी इंद्रधनुष बनता है। तो क्या होता है? सूरज की किरणें से किरणें आती, सफेद किरणें, वो, हाँ, उस टाइम जो पानी की बूंदें होती है वो प्रिज्म का काम करती है। जब बूंदों के ट्रांसफर होता है आपकी व्हाइट लाइट, तो वो 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाती है आपके, जो आपके इंद्रधनुष कहलाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। अब ये तो मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो सूर्य ग्रहण कब रहता है? जब आपका कौन बीच में रहता है? आपका चंद्रमा कि आपकी धरती? सूरज तो हिल नहीं सकता, ये मत बोल देना सूरज हिलेगा। हाँ, सूरज आपका एक ही जगह रहता है, सूरज के चारों तरफ बाकी चीजें घूमती है। तो इसका जवाब सी, ए। सूर्य बीच में, भी मैंने बोला सूरज बीच में नहीं हो सकता। सूरज हमेशा एक ही जगह पे रहेगा, आपकी बाकी सारी चीजें सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, सूरज की फिक्स होती जगह। तो आपका मून जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा आपके, सूरज के और आपके धरती के। ठीक है, ये होता है आपका सूर्य ग्रहण। ठीक है, हाँ, तब आपकी धरती आ जाती है बीच में, पृथ्वी बीच में आ जाती है। चलो,
सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च या 23 अगस्त? सबसे छोटा दिन भी बताओ और सबसे बड़ा दिन भी बताओ। हाँ, ठीक है। सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन बताओ कब आता है? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। तो सबसे छोटा दिन कब रहेगा आपका? 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन रहेगा। और सबसे बड़ा दिन क्या रहेगा आपका? 21 जून। 21 जून रहेगा आपका सबसे बड़ा दिन। और ये एक्चुअली में होता है, किसी ने अनुभव किया है इस चीज का? नहीं किया? करना, ये सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा लगता है दिन जा ही नहीं रहा, 7 बजे 8 बजे तक भी आपका उजाला रहता है। अब जब बात कर रहे दिनों की, तो कुछ दिनों की बात कर लेते हैं। जैसे महिला दिवस, आपका महिला दिवस कब आएगा? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय की बात कर रही हूं मैं, वो कब आएगा आपका? 8 मार्च। और बीमारियों का अपन देखते हैं तो मधुमेह दिवस कब आता है अंतरराष्ट्रीय? 14 नवंबर। आपका चिल्ड्रंस डे के दिन आता है आपका इंटरनेशनल डायबिटीज डे। आजकल एक और दिवस बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, पृथ्वी दिवस, आपका अर्थ डे। अर्थ डे कब आता है आपका? आपका पृथ्वी दिवस आता है आपका 22 अप्रैल को। हाँ, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आजकल डेट्स के। तो एक या तो मैं लिखवा दूंगी एक दिन सारे इंपॉर्टेंट, पर आप ये याद करते रहो। खासकर जो महीने गए हैं उन महीनों के दिन तो आप याद ही कर लो कि इस महीने में कौन सा दिन आया था, कौन सा नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। सोने को घोला जा सकता है किस में? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसका आप मुझे ये भी बताओ, उसका नाम भी बताओ। उसका नाम भी बताओ। सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। क्या जवाब होगा इसका? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, या हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक दोनों, या सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो इसका जवाब रहेगा आपका सी। आपके 3 भाग रहेंगे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और 1 भाग रहेगा आपका नाइट्रिक एसिड के। ये 3:1 में रहेगा, HCl और HNO3। इसको बोलते हैं आपका एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया बोला जाता है आपके 3:HCl और 1 अम्ल HNO3। एक्वा फोर्टिस भी होता है। एक्वा फोर्टिस किसको बोला जाता है? बताओ। नहीं पता? एक्वा फोर्टिस पता करो, पता करो, कमेंट बॉक्स में लिखो सब कि एक्वा फोर्टिस किसको बोला जाता है। एक्वा रीजियस को बोला जाता है, और एक्वा फोर्टिस किसको बोला जाता है? इसको, ठीक है, ये याद रखना। अब बात कर रहे हैं अपन एसिड की, तो कर लेते अच्छे से। HCl आपका सबसे ताकतवर अम्ल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपके शरीर में भी ये पाया जाता है। आपके शरीर में ये पेट में पाया जाता है, और शरीर में ये पाया जाता है, और आपके खाने में जो विषाणु आपके अंदर आ जाते हैं उनको ये क्या कर देता है? जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देता है। इसको बचाने के लिए आपके शरीर में एक लाइन है, एक लेयर है। उस लेयर का नाम क्या है? म्यूकस, बलगम की वो लेयर है जो आपको बचाती है। इसका पीएच क्या रहेगा HCl का बॉडी में? हाँ वैसे, हाँ 1.8 से आपके 3 के बीच का ये आपका पीएच इसका रहता है। ठीक है, बात करते हैं H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है आपका। इसको रसायनों का राजा भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल का तेल भी इसको बोला जाता है। एक और एसिड है CH3COOH। ये कौन सा अम्ल है आपका? सिरका में तो पाया जाता है। नाम क्या है इसका एसिड का? हाँ, ये एसिड क्या है आपका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है, उसका सूत्र है CH3COOH। और ये पाया किस में जाता है? आपके सिरके में पाया जाता है, आपके विनेगर में पाया जाता है। खाते हो जो आप, चाउमीन में डलता है, चाइनीज फूड में डलता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आपके इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिंक फॉस्फाइड, या आपके इथाइल आइसोसाइनाइड? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में।
जल्दी से, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से मिलके बना है आपका? इसका जवाब है सी, आपका जिंक फॉस्फाइड है आपका इसका सही जवाब। आपके चूहे का जहर इसी को कहा जाता है। एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है कुछ, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका नाम सुनते क्या दिमाग में आना चाहिए? जल्दी से सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। ये भी बताओगे क्या नाम आना चाहिए, और उसका आप फॉर्मूला भी बताओगे, सूत्र भी बताओगे मिथाइल आइसोसाइनेट का। बताओ क्या है मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र? ऑप्शन नहीं आए तो बताओ बताओ, बताया था मैंने, कल की क्लास में बताया था। ऑप्शन फिर तो पता चल जाएगा। आपका इसका सूत्र है CH3CNO। ये है आपका सूत्र, इसका याद कर लो, मिथाइल आइसोसाइनेट का। और इसकी बात जब आती है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस कांड। उसमें आपकी इसका लीक हो गया था, ये आपकी फैक्ट्री से लीक हो गई थी और हजारों की मात्रा में लोगों की डेथ हो गई थी। ये इतनी हानिकारक ये गैस है आपकी। सूत्र रहेगा इसका CH3CNO। इसकी बात कर ले तो इथाइलिन की बात कर लेते हैं। इथाइलिन का क्या रहता है आपका सूत्र? इथाइलिन C2। हाँ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ सब इथाइलिन का। इथाइलिन एक तो एसिटिलीन होता है ए से, इथाइलिन ई से, ई से, ए से। इथाइलिन का रहता है C2H4, H4। एसिटिलीन का रहता है C2H2। इथाइलिन, इथाइलिन किस काम में आती है? आपके फलों को पकाने के, फलों को पकाने के काम आती है आपके इथाइलिन। और आपके एसिटिलीन आती है आपके, हाँ, गैस वेल्डिंग और कटिंग के काम में आती है आपके। कटिंग, गैस वेल्डिंग, कटिंग एक ही बात है। चलते अगले सवाल पे। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? आपका ऑक्सीजन, आपकी राख, मिट्टी या पानी? जल्दी सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। और शेयर करो सेशन को जितना हो सके, सबको बोलो लिंक ज्वाइन करें, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ, आपके हाइड्रोजन को आप जलाओगे तो आपका क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब आप सोच सकते हो पानी की इतनी कमी है तो क्यों नहीं बना रहे पानी? बना लेना चाहिए। बना लेते हैं पर ये बहुत महंगा प्रोसेस है, ये लैब में ही बनता है और ये बहुत बहुत महंगा प्रोसेस है, इसलिए इसको इस लेवल पे अभी नहीं लाया जा रहा। क्या पता आगे आने वाले टाइम में पानी बन जाए। पर आपका ऑक्सीजन को जब जलाते तो आपका क्या बनता है? हाइड्रोजन को जब जलाते तो क्या बनता है? पानी बनता है आपका। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है आपका, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है आपका? हाइड्रोजन। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को हीलियम में, हीलियम नहीं है, सबसे हल्का क्या है? हाइड्रोजन है। हाँ हाँ, इसके 3 आइसोटोप रहेंगे आपके, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। ठीक है, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम और आपका हाइड्रोजन, प्रोटियम भी बोलते हैं इसको, प्रोटियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की बात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात आ गई तो एक और इंफॉर्मेशन लो, एक और सवाल लो। रॉकेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन में आपका ईंधन क्या रहता है? हाँ, पेट्रोल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, डीजल नहीं रहता, क्या रहता है आपका? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। आपका जो तरल स्थिति में रहता है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम तापमान में, आपका -128 डिग्री सेल्सियस अराउंड टेम्परेचर रहता है, तब जाके वो आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन में तब्दील होता है और तब वो आपके किस में काम आता है? आपके रॉकेट इंजन में काम आता है। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फाइड? अभी तो बहुत आसान आ गया आपके, तो इसका तो मुझे पता है, सबको पता ही होगा। इसका जवाब क्या रहेगा आपका? ऑक्सीजन। ये सवाल भाई गलत मत करके आना कोई भी, क्योंकि ये सवाल ऐसे फ्री के नंबर वाले सवाल है। ये गलत करके आ गए ना तो दिक्कत आएगी, क्योंकि पढ़ना भूल जाते हैं। एग्जाम में प्रेशर इतना रहता है कि सवाल हाँ का नहीं जाता है, कभी कभी नहीं पूछ लेते हैं, कभी कभी हाँ पूछ लेते हैं।
अगर हाँ पूछ लेते तो क्या होता आपका? सारी, इसको छोड़ के सारी हैं आपके। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात आ गई। फटाफट बता दो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ये आ गया, इसका होता है आपका नवजात ऑक्सीजन, इंग्लिश में बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये है आपका ओजोन, ओजोन का ये सूत्र है। SO2 की बात कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, ये क्यों प्रदूषक है आपकी? क्योंकि इससे आपकी अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। इसके साथ एक और चीज मिलाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये दोनों मिला के आपके क्या करते हैं? एसिड रेन करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं, जिसके कारण आपका ताजमहल का कलर क्या होता जा रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक बहुत जहरीली गैस है। क्यों बनती है? जब आप कमरा बंद करके स्टोव जला लोगे या लैंप जला लोगे, तब ये आपकी गैस निकलती है जलने पे, और बाहर नहीं निकली तो अंदर ही इतनी बन जाएगी कि घुटन से आपकी डेथ हो सकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, मतलब कहाँ से बनता है ये? H2S। कहाँ से बनता है ये, कैसे बनता है? जिसको आता है जवाब कमेंट बॉक्स में दो जवाब। हाइड्रोजन ये H2S कहाँ से बनता है, कहाँ से मिलता है आपको? जब आपका पेट्रोल बनाया जाता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, उसी से आपका एक बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको, जिसका नाम है आपका H2S, और ये भी एक आपकी हार्मफुल गैस है, प्रदूषक गैस है ये। हाँ, चलते अगले सवाल पे। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे? पृथ्वी पर, हवा में, जल में, या किसी अन्य ग्रह पे? अब ये तो होगा नहीं, अगर ये हो जाएगा तो फिर एलियंस की थ्योरी अपनी ट्रू हो जाएगी। सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। क्या रहेगा इसका? पृथ्वी पे रहेगा, हवा में रहेगा, जल में, या किसी अन्य ग्रह पे? तो इसका जवाब है आपका जल में। जल में भी मैं बात करूं तो आपके समुद्र में, सी में हुआ था आपका पहले जीव की उत्पत्ति। पृथ्वी पे तो हुई थी, पर कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। निकोटिन पाया जाता है किसमें? आपके चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीजों में, या नीम के पानी में? जल्दी से सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। जल्दी से। किस में पाया जाता है? चाय की पत्ती में। निकोटिन वैसे नाम अपन सब में बोलते हैं कि चाय में है, कॉफी में, पर पहला पहला सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आपके तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है आपका निकोटिन। अब निकोटिन, तंबाकू, आपके निकोटिन आपके शरीर में किस पे असर डालता है सबसे ज्यादा? दिमाग पे? नहीं। हाँ, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे आपका सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है आपके निकोटिन का, और केंद्रीय में आपका मस्तिष्क भी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट वही है। अब निकोटिन आपके पेट से ज्यादा असर करेगा, या आपकी सांस आप जो लेते हो इनहेलेशन, उससे ज्यादा इफेक्ट करता है? तो तंबाकू की ये बात है कि आप उसको खाओगे, उससे ज्यादा आप उसको सांस से जो आपके पेट में जाता, लंग्स में जाता है, वो आपके फेफड़ों में जाता है, वो आपके ज्यादा नुकसान इसमें देता है आपको। तो नहीं खाना चाहिए तंबाकू। हाँ, नहीं खाना चाहिए। कौन खाता है, खाता है कोई यहाँ? हाँ। खाना आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आर्मी में जाने वाले हो। कीट भक्षी पौधा कौन सा है? अमरबेल, आपका ड्रोसरा, गुलाब, या नागफनी? अमरबेल। सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। आपका कीट भक्षी पौधा आपके कार्निवोरस प्लांट, जो आप वो पौधे जो जानवर खाते हैं, छोटे छोटे जानवर, आपके मक्खी, आपके स्पाइडर वगैरह, तो कौन सा है वो? अमरबेल नहीं है। अमरबेल एक उस तरीके का पौधा है जो दूसरे पौधों से अपना पूरा न्यूट्रिशन लेता है और उसको खत्म कर देता है, पर वो आपके जानवर को नहीं खाता, आपके इंसेक्ट को नहीं खाता। इसका जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी, रोसरा। ये है आपका एक कीट, आपका कीट भक्षी पौधा। वैसे दो और पौधे बहुत फेमस है, आपका पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, और वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप नाम देख लेना थोड़ा सर, हिंदी में भी यही है।
हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये आपके दो और आपके कीट भक्षी पौधे होते हैं ड्रोसरा के साथ, ये भी एक इंग्लिश का ही नाम है, ठीक है। तो वो भी आपके क्या रहेंगे, आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। ये एक बार देख लो, जिसको भी मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, कुछ और आपका पढ़ाई का मटेरियल चाहिए, या किसी को ऑफलाइन क्लास लेनी है, यहाँ पे हमारे ऑफलाइन क्लास भी रहते हैं। अभी मेरे सामने बहुत बच्चे बैठे हैं, तो अगर उनके साथ आपको पढ़ना है, यहाँ के प्रॉपर ग्राउंड में फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि एग्जाम के बाद आपका फिजिकल भी आएगा 2 महीने बाद, तो वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। बहुत ही कम फीस है, सिर्फ 6,000 में आपको सबसे आपको पढ़ाया जाएंगे। जो भी आपके लाइव ट्यूटर्स है वो आपको ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। आपका हॉस्टल फैसिलिटीज है, खाना पीना, फिजिकल ट्रेनिंग सब उसमें इंक्लूड होगा। अगर किसी को बात करनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, पैसे इतने नहीं है कि आप कर पाओ और करना है, एक्चुअली आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो पर किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो आप बात करो सर से, आपको कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा, पर शर्त यह है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। चलते अगले सवाल पे। आनुवांशिकता के जन्मदाता है कौन? आपके लेमार्क, आपके डार्विन, खुराना या फिर मेंडल? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अनुवांशिकता का जन्मदाता कौन है आपके? जेनेटिक्स, जिसको आप बोल सकते हो जेनेटिक्स थ्योरी, आपकी किसने दी थी? आपके ग्रेगर मेंडल ने दी थी आपके। और कौन से पौधे का उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसपे पूरा उन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया था? आपके मटर के ऊपर, पी के। उसका आपका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम रहेगा आपका पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो केमिकल इस मटर की जगह ये भी आ सकता है, तो आपको ये टिक करके आना है, उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बोलते हैं आपको। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। डार्विन ने किसने 22 कितने कुछ हो गए पता नहीं सर नंबर, ठीक है। डार्विन ने किसकी आपकी थ्योरी दी थी? डार्विन ने आपके विकासवाद की थ्योरी दी थी, आपके एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। चलो अगले सवाल पे। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? आपके वॉटसन और क्रीक को, आपका डॉक्टर खुराना को, आपके रॉबर्ट हुक को, या ब्रिग्स एवं किंग को? किसको मिला था आपके? नहीं, सबके जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी। 2 लोग थे, और हिंट ले लो। अब बताओ, ये तो कट हो गया, फिर ये भी कट हो गया इनमें से। हाँ, आपके वॉटसन एवं क्रिक को आपका मिला था नोबेल प्राइज। हाँ, आपके डीएनए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए। डीएनए की बात आ गई तो एक बार ये बता दो, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल क्या रहेगा? आपके कोशिका का जहां पे आपको पावर मिले, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपके सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, किसको बोलेंगे? लाइजोसोम को। और कोशिका को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने। और कोशिका का केंद्र, नाभिक, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आज का आपका आखिरी सवाल। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। तो इसका जवाब रहेगा आपका टीबी। आपके ट्यूबर क्लोसिस पे आपका काबू पा लिया गया है, कैंसर पे अभी नहीं पाया गया। पर कैंसर में 2 ऐसे तत्व बताओ जो काम में आते हैं कैंसर के इलाज से। हाँ, तो आपका एक है कोबाल्ट और एक क्या रहेगा आपका? फॉस्फोरस। ये आपका किस में काम आएगा? आपके हड्डियों के कैंसर में, बोन के कैंसर में काम आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सवाल। इसी समय मिलेंगे, 7 से 8 का टाइम है आपके साइंस के बैच का। आप 7 से 8 ज्वाइन करिए, रिमाइंडर लगाइए, शेयर कीजिए, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए।
क्योंकि अब वो टाइम है कि जब किताब खोल के पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है कि आप वीडियो देखो, वीडियो जितना रिपीट करो, 1x स्पीड 2x स्पीड पे लगा के आप देखो वीडियो। 2-3 बार वीडियो भी देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे और आपकी बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।